खास कार्यक्रम में अब हमारे बीच वक्त हो गया एक बेहद खास मेहमान जो कि इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं अनुरोध करना चाहूंगी आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर श्री कार्तिकेय शर्मा जी जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी से अब मैं आग्रह करना चाहूंगी कि बिना वक्त जाए कि आप अब मंच संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया शीरेन। यह हमारे लिए गर्व का मौका है कि योगी सरकार 1 साल पूरे कर रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। योगी जी का संघर्ष कितना पुराना है इसको मुझे बखान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योगी जी एक कर्मजीवी व्यक्ति है, 24/7 काम करते हैं और 24/7 के काम में उन्होंने समाज का उत्थान, कॉन्स्टिट्यूएंसी का उत्थान और अब 1 साल में उत्तर प्रदेश का भी उत्थान किया है और उसको और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि चुनौतियां कितनी रही, कितनी रही, इसके पर हम बात करेंगे आदरणीय योगी जी से। योगी जी, माइक आपके पास है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस 1 साल में चुनौतियां कितनी रही और उपलब्धियां कितनी रही? देखिए, उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में जब हम लोग आए थे तो उत्तर प्रदेश में केवल चुनौतियां ही चुनौतियां थी। यहां पर पूरे प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, किसान तबाह था, आम जन में असुरक्षा का भाव था और नौजवान प्रदेश से पलायन कर रहा था। उन स्थितियों में हमें उत्तर प्रदेश मिला था। इन 1 वर्षों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस पूरी तस्वीर को बदलने का एक प्रयास किया है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार आज जिस दिशा में चल रही है, हम प्रदेश के हर तबके को काफी हद तक संतुष्ट करने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना है और हम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। योगी जी, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस कार्यक्रम में हमने खासकर आपको इसलिए बुलाया क्योंकि यूपी पुलिस का स्पेशल ड्राइव चल रहा है कि वो अपराधियों का खात्मा करे और ऐसे कई लोग हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए ऐसा करते हुए, उन लोगों को और अधिकारियों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि आईटीवी नेटवर्क इस प्रोग्राम को करता है और मुझे लगता है ये शौर्य सम्मान आपके हाथ से अगर कोई पुलिस वाले मेरे मित्र लेंगे तो वो सम्मानित महसूस करेंगे। लेकिन सबका साथ सबका विकास आपका हमेशा कहना रहा है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। अगर नारा नहीं है तो इसको अमल में लाने के लिए आपने क्या क्या किया इस 1 साल में? मुझे 2-3 बड़े पॉइंट्स बता लीजिए क्योंकि विस्तार हो जाएगा तो आपके पास जो वक्त नहीं है उतना। देखिए, उत्तर प्रदेश की परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति से उभार करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु विकास हो और विकास एक चर्चा का विषय बने, देश में और दुनिया में लोग उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के नाम पर जाने और जो असीम संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन असीम संभावनाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर मूर्त रूप दे सकें, इसके लिए हम लोगों ने फोकस किया किसानों को लेकर के, नौजवानों को, महिलाओं को और उत्तर प्रदेश के ढांचागत विकास को ध्यान में रखकर के अपनी योजनाएं बनाई। पिछले 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाया। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर अन्य राज्यों में किसान भले ही उद्वेलित है, लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में किसान संतुष्ट है, खुशहाल है। और कल ही हम लोगों ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है, पहली बार देश में उत्तर प्रदेश के किसानों को 1745 रुपये
पर कुंटल गेहूं का दाम मिलेगा और उसमें भी 50 लाख मीट्रिक टन सरकार विभिन्न 5,500 से अधिक क्रय केंद्र स्थापित करके खरीदेगी। वर्षों से गन्ना मूल्य का बकाया था। जब हम लोग आए थे 2017 में 25,000 से अधिक गन्ना मूल्य का किसानों का चीनी मिलों पर बकाया था। हम लोगों ने एक वर्ष में लगभग 200 करोड़ रुपए पिछला बकाया है, बाकी पूरी की पूरी धनराशि किसानों के खाते में भुगतान करवाई है और करंट सीजन में भी, इस सत्र में भी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हम किसानों के खाते में करवा चुके हैं। प्रदेश में पहली बार पिछले वर्ष में गेहूं का क्रय हम लोगों ने किया, 37 लाख मीट्रिक टन हुआ। धान एक पारदर्शी व्यवस्था में जिसमें आरटीजीएस के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाना है, 43 लाख मीट्रिक टन इस बार हम लोगों ने खरीदा है और गेहूं क्रय के हमारे केंद्र स्थापित हुए हैं किसानों को लेकर के। दूसरा, प्रधानमंत्री जी एक बात को फोकस करते हैं कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के बारे में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो संभव है और हम इस बात को मानते हैं कि किसान को तकनीक से जोड़ लें, किसान को सुविधाएं हम दे दें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कई गुना बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई के जो साधन थे, अभी भी एक बड़ी भूमि ऐसी है उत्तर प्रदेश में जो असिंचित है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं जाता था क्योंकि किसान एजेंडे में था ही नहीं। जब किसान एजेंडे में नहीं है, डेवलपमेंट आपके एजेंडे में नहीं है, तो आप करेंगे कैसे? और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले वर्ष जब मैं सत्ता में आया तो मैंने सिंचाई की योजनाओं के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि बुंदेलखंड की 8 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें केवल हम 800 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे तो अगले वर्ष तक वहां पर काफी बड़े भूभाग को हम सिंचन के लिए जल उपलब्ध करा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है से 6 परियोजनाएं हमारी 31 मार्च को पूरी होने जा रही हैं, 2 को हम जून में पूरा कर देंगे। और जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ईस्टर्न यूपी की 8 जनपदों में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचित करने के लिए सरयू नहर परियोजना, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 जनपदों को मध्य गंगा परियोजना, आपके मिर्जापुर और इलाहाबाद को जोड़ने वाली बाण गंगा परियोजना और अर्जुन सहायक आपके बुंदेलखंड के 4 बड़ी योजनाएं हैं जिसमें हम लोग पूरी की पूरी धनराशि संबंधित विभाग को उपलब्ध करवा चुके हैं। और दिसंबर बाणगंगा को हम लोग इसी जून तक पूरा करने जा रहे हैं, अर्जुन सहायक को पूरा करने जा रहे हैं, सरयू नहर परियोजना को और मध्य गंगा परियोजना को दिसंबर 2019 तक पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है जिससे किसान को प्रचुर मात्रा में जल कृषि के लिए उपलब्ध हो सके। एक व्यवस्था लागू की है प्रदेश के अंदर, ये वही प्रदेश है। आप दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन उनके विकास में कभी सहायक नहीं बनते हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 4 जिलों में बिजली मिलती थी, बाकी 71 जिले उससे वंचित होते थे। अरे वीआईपी जिले थे वो, और वो वीआईपी जिले थे। हम लोगों ने कहा कि भाई प्रदेश में, मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे पास भी विद्युत विभाग के लोग आए कि साहब हम गोरखपुर को आज से बिजली दे रहे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं भाई गोरखपुर को अलग से व्यवस्था करने की, जैसे प्रदेश में अन्य जिले हैं वैसे गोरखपुर भी रहेगा। और जब तक प्रदेश में सभी 75 जिलों में हम सुविधा नहीं देंगे तब तक गोरखपुर को अलग से कोई व्यवस्था नहीं देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार आई, हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल 2017 को पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे जिला मुख्यालयों को, तहसील और बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की है। और ये व्यवस्था अब भी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। आज मेरे पास किसान यूनियन के लोग आए थे तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा साहब बिजली के हमारे पास बिल आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या लगता है आपको, पहले बिजली मिलती थी क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा आप डीजल से जो अपना पंपिंग सेट चलाते थे उसमें कितना खर्चा आता था और आज जो बिजली का बिल है उसमें कितना है, तुलना करिए।
बिजली का बिल आपके पास बहुत आता होगा, 2 महीने में 300 से 500 रुपए आता होगा। लेकिन आप इसी दौरान जो डीजल जलाते थे वो 5,000 से 6,000 का खर्च करते थे। तो हम तो आपके खर्चे को काफी कम कर दिए हैं, यानी जो खर्च आपका होता था उसका 10वां भाग भी आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा है, और एक सुरक्षित वातावरण भी दे रहा हो। बिजली केवल आपको पंपिंग सेट के लिए नहीं, खेत में जाने के लिए भी लाइट है आपके पास, गांव में भी लाइट है। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या बन चुकी थी कि जहां से सड़कें खराब हों वो उत्तर प्रदेश की सीमा मानिए, जहां पे सायकाल अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन हम लोगों ने इस मिथक को तोड़ा है, इसको तोड़ रहे हैं। जहां से अच्छी सड़कें होंगी, जहां पे रात्रि में लाइट होगी, वह उत्तर प्रदेश है। यह हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेशक नहीं आता था। विकास के लिए निवेश आवश्यक है, और निवेश के लिए सुरक्षा भी है, और साथ साथ प्रशासनिक मकड़जाल से मुक्ति भी चाहिए। मैं सही बात आपसे कह रहा हूं कि आपने इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, कई सारे एमओयू साइन हुए, तो क्या कब तक ये एमओयू चरितार्थ हो पाएंगे? क्योंकि आपने खुद ने कहा था कि मुख्यमंत्री दफ्तर इनकी निगरानी करेगा। हमारी निगरानी शुरू हो चुकी है। अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं किया, ये तो यूपी इन्वेस्टर समिट था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होगा तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ का निवेश होगा। अभी तो ये केवल 4.25 करोड़ का हुआ है, और एक बड़ी जंप होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दिया है, देखिए कैसे माहौल बदलता है। जिस उत्तर प्रदेश से निवेशक भागता था, उद्योगपति भागता था, व्यापारी भागता था, किराना से, कांधला से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, क्या अराजकता थी। आज वहां पर कोई प्लान करने के लिए धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता। आज बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी थे, या तो उनको जहां जाना था वहां पहुंच गए हैं, या वे लोग आज ठेला लगा करके सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, खोमचा लगा रहे हैं, जूता पालिश कर रहे हैं। तो ये बेरोजगार हो गया। बेरोजगार नहीं, उनको सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है। और एक स्थिति है, देश के अंदर एक मैसेज जी एक गया है, यूपी का परसेप्शन बदला है। क्योंकि जब यूपी इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात यूपी में आई तो मैं पहले ही बैठक लिया। मैंने अपने मंत्रियों को और अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों को एक इन्वेस्टर समिट करना है। तो बात आई कि क्या इसका नाम रखा जाए। ये वहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मैंने उनको कहा, मैंने प्रपोज किया। उन्होंने कहा साहब उत्तर प्रदेश में कोई आएगा नहीं। तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैंने कहा भी आप क्या समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्या 2015 वाला, 2016 वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, 2018 वाला उत्तर प्रदेश है। माहौल बदला है, लोगों की धारणाएं बदली हैं, उत्तर प्रदेश के प्रति एक आकर्षण बना है। लेकिन लोग, जब मैंने कहा लक्ष्य कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो मुझे बताया गया साहब 50,000 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने कहा इतना तो आप भीख मांगेंगे तो उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, और भीख मांगने की स्थिति हमारे पास नहीं है आज। हम लोगों को पिक एंड चूज की प्रवृत्ति बंद करनी होगी। अलग अलग फोकस सेक्टर तैयार करने होंगे, उनकी पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी, और पूरी निष्पक्षता के साथ एक टाइम बाउंड कार्यक्रम आप तय करिए, और उसके अनुसार यहां पर इन्वेस्टर समिट करिए। हां, मैं थोड़ा भयभीत हुआ था जब लोग बोलने लगे कि साहब उत्तर प्रदेश के नाम से लोग ऐसे चौंकते हैं, कोई जाना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता, जो हैं वे भागना चाहते हैं। हमने कहा भी ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। किसी एक रोड शो में मैं जाऊंगा, और उस रोड शो में मैं स्वयं बात करूंगा सभी उद्योगपतियों से। जितने भी वित्तीय संस्थान होंगे, उनके जो कैप्टन हैं, उनके सीईओ हैं, उन सबसे मैं बातचीत करूंगा, और उत्तर प्रदेश के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और मैं गया था, मैं मुंबई में गया था। 6 रोड शो हम लोगों ने पूरे देश के अंदर किए थे। मुंबई में मैं स्वयं गया था। लोगों की भावनाएं बदली हैं। जो मुकेश अंबानी जो कहते थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था साहब हम कभी उत्तर प्रदेश की तरफ झांकेंगे नहीं, वे आए। उन्होंने कहा, मुंबई में भी उन्होंने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में कसम खा के आए थे कि कभी नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश में।
लेकिन आज हमें अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश के बारे में सुनते हुए, देखते हुए। हमारे जो लोग हैं वो आज उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात कहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। श्री रतन टाटा अपने चेयरमैन के साथ मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, साहब हम लोग तो ये तय कर चुके थे कि उत्तर प्रदेश में कभी निवेश नहीं करना है, जो हमारा टीसीएस लखनऊ में है उसको भी हम समेट रहे थे वहां से। जब इस दौरान इन्होंने तय किया था कि टीसीएस को यहां से ट्रांसफर करेंगे, तो जो लोग वहां पे कार्य कर रहे थे वो लोग आंदोलन कर रहे थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, साहब हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। 2000 लोग उससे जुड़े हुए थे, 2000 परिवार। तो मैंने कहा, भी आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगा। और मैंने बातचीत की। टाटा से जुड़े हुए अधिकारी मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा, और वे लोग रुके। आज टीसीएस न केवल लखनऊ में अपने सेंटर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा सेंटर नोएडा में भी स्थापित कर रहे हैं, जहां 20,000 यूथ को एक साथ कार्य मिलेगा। टाटा ने प्रदेश में अपनी रुचि दिखाई, अडानी ने दिखाई, बिरला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर पहले से है, और देश का टॉप का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने के लिए लालायित है। पहले दिन जब मुझे स्वागत भाषण करना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो 4,28,000 के एमओयू हमारे साइन हुए थे, और दोनों दिन मिलाकर के कुल एमओयू हमारे लगभग 4,68,000 के हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल ही बिरला ग्रुप के साथ हमारी बातचीत पूरी हो गई है। इस महीने के अंत तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए का पहला जो एमओयू साइन हुआ है, उसको हम लोग उसका फाउंडेशन स्टोन भी रख देंगे। आपके इतनी जल्दी कभी कार्य नहीं होता है। आपके विपक्षी हमेशा कहते हैं कि एमओयू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, तो आप कह रहे हैं पहला एमओयू एग्जीक्यूट। मैं तो एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा हूं। मैं पहला उसको हम लोग उसका फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, और मेरा प्रयास है कि अगले महीने फिर 25,000 करोड़ का फिर करूंगा। तो जो परसेप्शन है वो बदला है, लोगों की धारणाएं बदली हैं, और हर व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। तो आपने जो ये सबमिट किया था, उसके बाद आप, उससे पहले आपने माहौल को परिवर्तित करने के लिए कई काम किए, जैसे जो पेशेवर अपराधी हैं उनको निपटाना, और भय और भूख का जो माहौल है उसको खत्म करना। भय के माहौल को खत्म करने के लिए ये जो पुलिस ऑल आउट प्लान कर रही है, उस प्लान का आपके दिमाग में कैसे आया? आपने शुरू में ऑपरेशन रोमियो भी शुरू किया था। देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करके और एक व्यवस्था लागू की थी कि वे प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, हर हाल में सुरक्षा होनी चाहिए। काफी सफलतम कार्यक्रम रहा। उसके बारे में लोगों की धारणाएं अलग अलग थी, लोग अलग अलग प्रकार से बोलते थे। उसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता है भी। हम लोगों ने शुरू में 3 महीने का समय दिया था प्रदेश के सभी पेशेवर अपराधी और माफियाओं को भी, कि देखो प्रदेश के अंदर अपराध करना बंद कर दो, प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, कानून के तहत व्यवस्थाएं जो चलेंगी आप उसका पालन करिए। लेकिन अगर आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें बहुत सख्ती के साथ फिर पेश आना पड़ेगा। हमने किसी से को निपटाया नहीं, लेकिन कोई निपटने के लिए जबरदस्ती आ रहा है तो कोई क्या कर सकता है उसमें। क्योंकि जी, अगर 1 साल के पॉलिटिकल फॉल आउट की बात की जाए, तो अगर मैं गोरखपुर और फूलपुर की बात जिक्र ना करूं तो समझा जाएगा शायद मैंने गलत इंटरव्यू किया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर और फूलपुर की हार क्या आपके लिए प्रत्याशित थी या अप्रत्याशित थी? देखिए, ये अप्रत्याशित हार है, लेकिन इस अप्रत्याशित हार में भी हमारी जीत है। कैसे? यह जीत इस बात को लेकर के है कि सपा और बसपा ने तय कर लिया कि अकेले भाजपा से भिड़ नहीं सकते हैं। आप इस बात को स्वीकार करिए। लेकिन मुश्किल नहीं बढ़ाएंगे। जिस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2007 में अपने दम पर सरकार बनाई थी, जिस उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाई थी, 2018 आते आते ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इनकी सांसें फूलने लग गई हैं, और अब ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। और यह हमारी एक विजय है,
और हमें प्रसन्नता होगी। हम लोगों ने कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास में इन दोनों चुनावों को लिया है और मुझे इस बात का एहसास हो गया था। हाँ, मैंने इस बारे में लोगों से कह दिया था कि देखो, अपने बूथ मैनेजमेंट को ठीक करिए। ये मत सोचिए कि मेरी सीट है तो जीतेंगे ही जीतेंगे। आपको मतदाता के पास जाना पड़ेगा और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाना पड़ेगा। लेकिन नहीं आए। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि अति आत्मविश्वास था। आपको राजस्थान का चुनाव याद होगा, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हारे थे और वह उनकी पत्नी चुनाव में वोट डालने नहीं गए थे। हाँ, और घर में झगड़ा भी हुआ था उसके बाद। वही कह रहे हैं ना कि दो लोग एक ही परिवार के पति पत्नी वोट नहीं डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, बन जाते वो उस टाइम पे। अगर वह वोट डालते, दोनों पति पत्नी चले गए होते तो एक वोट से जीत जाते, मुख्यमंत्री बनते। नहीं डाला। ये अति आत्मविश्वास है, हमेशा आत्मघाती होता है। और कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम ने इस अति आत्मविश्वास से कि सीएम की सीट है, डिप्टी सीएम की सीट है, हम लोग नहीं भी जाएंगे और लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि डेवलपमेंट चलता हुआ दिखाई दे रहा था, व्यापक सुधार देखने को मिल रहा था, लोग उस बात को महसूस कर रहे थे। लेकिन गठबंधन के बाद मतदान के प्रतिशत को बढ़ा करके गठबंधन के असर को समाप्त करना है, मतदाता के साथ जाकर के एक संवाद स्थापित करना है, इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हर ठोकर आगे के संभलने के लिए एक नसीहत देती है और वह आगे के लिए एक नसीहत भी दे गई है सबको कि आगे संभल करके चलने की आवश्यकता है और आगे फतह करना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए। मुझे बताइए कि क्या एक्सपेक्टेड था कि एसपी और बीएसपी इस तरीके से साथ आ जाएंगे उपचुनाव में? क्या आपने सोचा था ऐसा? देखिए, सिकंदरा में उपचुनाव हुआ था। सिकंदरा में उपचुनाव के समय हम लोगों ने उस रणनीति को वहां पर बदला था। देखिए, दोनों में पहले से ही गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन सौदेबाजी वह कहीं ना कहीं रुक जा रही थी। सिकंदरा में हम लोगों को इस चीज का एहसास हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने वहां अपनी रणनीति बदल दी थी और उसका परिणाम हम लोगों के सामने आया भी। हम लोग चुनाव जीते थे, अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे और मैं फिर कह सकता हूं कि सपा बसपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी इसके साथ मिलना चाहिए। मतलब आप सोच के बैठेंगे तीनों मिल जाएं? तीनों मिले, जिससे तीनों से एक साथ निपटा जा सके और हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप परिणाम दे सकें। लेकिन आपको नहीं लगता जो सोशल कॉम्बिनेशन उसके बाद बनेगा वो सोशल कॉम्बिनेशन अनबीटेबल होगा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और जातिगत हालात को समझते हुए? बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति होती थी वो बहुत निकल चुका है, पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है उसमें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 15 से लेकर के 35 वर्ष के बीच का जो यूथ है उसकी संख्या हमारे पास उत्तर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ के आसपास है और 25 से लेकर के 45 वर्ष के बीच का या 50 वर्ष के बीच का लगभग 5 करोड़ की वह आबादी है जो बदहाल हुआ है इस जातिवादी राजनीति के कारण, बर्बाद हुआ है, जिसको एक पोजीशन पर होना चाहिए था, जिसको सम्मानजनक जीवन व्यतीत करना चाहिए था और समय ही उसके सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। वह उसके सपनों को बर्बाद किसने किया? किसने उसके जीवन को बर्बाद किया? अगर कोई जिम्मेदार है उस 5 करोड़ उस युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई है तो वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, जिन लोगों ने प्रदेश में जातीय विस्मरण करके पूरे सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न किया, पूरी व्यवस्था में
अराजकता पैदा की, गुंडागिर्दी पैदा की। आखिर इन लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार तो प्राप्त हुआ था। आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय हम लोग एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, वह है 1556 गांव ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अति पिछड़ी और अति दलित जातियों से संबंधित गांव हैं, जिनमें आजादी के बाद कोई कार्य ही नहीं हुआ। और उसमें एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनको राजस्व गांव का दर्जा तक प्राप्त नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है उन लोगों को। हम लोग उनको राजस्व गांव के रूप में ले रहे हैं। क्या कर रही थी सपा बसपा? केवल नारे देने से आप लोगों को बहका सकते हैं। सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, और वह अधिकार हमारी सरकार दे रही है। अधिकार आपकी सरकार दे रही है, लेकिन 2019 की चुनौतियों को देखने के लिए, क्योंकि अगली चुनौती आपके सामने बड़ी वो है, उसको देखते हुए क्या आप इन तीनों का एक साथ सामना करने के लिए तैयार हैं? बदली हुई परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से तैयारी करेंगे? एकदम तैयार हैं हम लोग, आज ही तैयार है। आज ही तैयार है? एकदम तैयार है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं तो अपोजिशन पार्टी की बात करें तो मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन गए हैं। क्या आप उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्या आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो हमारे लिए बहुत शुभ हैं, और राहुल गांधी जहां जाते हैं, मैं सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आते तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। तो राहुल गांधी तो जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस और उनके गठबंधन का सफाया तय है। इसलिए राहुल गांधी तो हमारे देश से बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जब मैं आपका चेहरा देखता हूं ना योगी जी, 25 साल से आपको देख रहा हूं, तो मुझे उसके पीछे महन जी का भी देखता था, आपका भी देखता था, तो मुझे एक अधूरा ड्रीम नजर आता था आप दोनों के चेहरों पे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। क्या 2019 से पहले अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? भगवान से प्रार्थना करिए ऐसी स्थिति पैदा हो, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी जल्दी सुनवाई हो, और अच्छी दिशा में एक कार्यक्रम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे की सुनवाई की बात कही है, अनावश्यक याचिकाओं को समाप्त किया है, मूल इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट आने की बात कही है, तो मैं इसको शुभ मानता हूं। अच्छी दिशा में उठाया गया माननीय न्यायालय का कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि वर्षों से चली आ रही एक कवायद का अंत होगा, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से एक विवाद का समाधान होगा। दूसरा सवाल यह है कि श्री रविशंकर ने हाल ही में एक पहल की थी, उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो मुख्य पार्टियां थी, जो पिटीशन की पार्टी थी, वो डिसएग्री कर रही थी उनकी इस बातचीत से। आपने कभी श्री रविशंकर की इस पहल का समर्थन नहीं किया, क्यों? कि आप खुलकर उनके समर्थन में नहीं आए? देखिए, मैं किसी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूं, ना किसी का विरोध कर रहा हूं। न्यायालय ने भी कहा है, पहले भी कहा था कि आपस में बैठ के समाधान हो, अच्छा है। कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि अगर कोर्ट के बाहर भी लोग कुछ तय कर लेते हैं तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि आप बात करेंगे किससे? सरकार कोई पक्ष है नहीं, दोनों पक्ष आपस में बैठना नहीं चाहते हैं। कांचीपुरम के हमारे पूज्य शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज दिवंगत हो गए बेचारे, लेकिन उन्होंने भी पहल की थी 2003 में, बहुत अच्छी पहल की थी 2002-2003। और पहल करते हुए एक पक्ष आज से नहीं, मैं 1993 से देख रहा हूं, 1983 से, 86 में, 1989 में, 92 में, फिर 93 में, फिर 1998 में, 99 में, 2003 में कितनी बार बातचीत के प्रयास हुए हैं। एक पक्ष पहले बोलता था हम बात करेंगे, फिर वार्ता के टेबल से भाग खड़ा होता था। इसलिए बातचीत की बात तब करना जब सुप्रीम कोर्ट डे टू डे की सुनवाई की बात कर रहा है, अनावश्यक याचिकाओं को हटा रहा है। यह कार्य 5 दिसंबर 2017 से और तेजी के साथ बढ़ सकता था, लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया था।
श्री राहुल गांधी जी अगर अपने कपिल सिब्बल जैसे लोगों को समझा सकें और सुप्रीम कोर्ट में स्मूथली इसमें सुनवाई होने दें, डे टू डे की सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करें, तो मेरा विश्वास है कि व्यापक जनभावनाओं का सम्मान हो सकता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि बातचीत इस माहौल में निरर्थक है? देखिए, निरर्थक कुछ नहीं होता है, लेकिन बातचीत के लिए दो पक्ष आपस में मिलें तो एक पक्ष कहे मैं बातचीत करूंगा, दूसरा कहे कि मैं बातचीत करने को तैयार नहीं हूं, तो बातचीत कहां किससे आप करेंगे? ये प्रैक्टिकल दिक्कत है और मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, समझता हूं। लेकिन योगी जी, अगर हम बात करें, आपका सिर्फ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और उसके आधार पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो विकास क्या चुनाव में वोट दिलवा पाता है? सिर्फ विकास ही क्या चुनाव में वोट दिलवा पाता है? अब एक मुख्यमंत्री और एक परिपक्व राजनेता के तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, विकास समाज की आवश्यकता है। हम सत्ता में आए हैं, सरकार में आए हैं इसलिए नहीं कि सत्ता में चिपके रहें। समाज की आवश्यकता और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप योगदान देने के लिए आए हैं। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र आराधना का एक माध्यम है हमारे लिए सत्ता। सत्ता चिपके रहने का एक माध्यम नहीं हो सकती हमारे लिए। इसलिए विकास समाज की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के उस संकल्प को पूरा करना है, उसको सिद्धि तक पहुंचाना है, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में डेवलपमेंट आवश्यक है और बहुत आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि क्या सिर्फ डेवलपमेंट वोट दिखा सकता है, दिला सकता है या जिता सकता है? क्योंकि फिर सोशल इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती है, जिसको लोग ये कहते हैं कि शायद अपरोक्ष रूप से जातिवाद कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में किसी एक पक्ष को लेकर के आप नहीं चल सकते, लेकिन विकास की भी अपनी एक भूमिका है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। आप विकास की योजनाओं को उन लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाइए, तो उनको इसका एहसास तो कराइए। हम लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ दे दें, लेकिन उनको एहसास भी कराना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा योजनाओं कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। वहां तक पहुंचाने का भी एक माध्यम होना चाहिए। उन लोगों के बीच में इस बात को उनके दिलो दिमाग में भी पहुंचाना पड़ेगा कि सरकारें विकास और सुशासन पर ध्यान देंगे तो उसका लाभ आपको इस प्रकार से मिलेगा, मकान मिलेंगे, बिजली मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, एक अपराध मुक्त वातावरण मिलेगा। लेकिन अगर वोट जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, पैसे के आधार पर या किसी धमकी के आधार पर देंगे, तो उसकी परिणति क्या होगी कि आपको मकान नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, दंगे होंगे, अराजकता फैलेगी, गुंडागिर्दी होगी, अपहरण होंगे, तमाम इस प्रकार की अव्यवस्था का शिकार होना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। योगी जी, लोग ये कहते हैं या कहने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके राजनीतिक विरोधी है, उनका ये कहना है कि योगी जी का शासन जो है उसके अंदर जानबूझ के अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाता है, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, और ऐसा वो आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, हम लोग ना अल्पसंख्यक विरोधी है, ना बहुसंख्यक विरोधी है। हमारा नारा तो सबका साथ और सबका विकास का है। 1 साल हमारी सरकार को हो गए हैं और इन 1 वर्षों में एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जहां पर किसी को गोरक्षा के नाम पर मारा गया हो, किसी को किसी अन्य आधार पर प्रताड़ित किया हो, मत, मजहब या उपासना विधि के आधार पर कोई भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के अंदर इन 1 वर्षों में नहीं हुआ है। 1 वर्ष के दौरान हर प्रकार का पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर मनाया गया, हर प्रकार के पर्व और त्योहार मनाए गए, हर प्रकार की उपासना विधियों ने मनाए, लेकिन सबने शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। अगर कोई कानून के दायरे में रहकर के अपना पर्व और त्योहार मनाता है तो सरकार उसको प्रोटेक्शन देगी, हर प्रकार से सुरक्षा देगी। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मैं कानून नहीं मानूंगा, तो भाई कानून को भी तो अपना काम करना चाहिए। अगर मैं कासगंज की घटना का जिक्र करूं तो क्या आप उसको एक्सेप्शन मानते हैं? देखिए, वह एक दुर्घटना है,
कोई दंगा नहीं है। और दुर्घटना में प्रदेश हमारी पुलिस ने उसको तत्काल नियंत्रित भी किया, कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई भी की, कासगंज में शांति है। और आगे बढ़ते हैं, 2019 की तरफ चलते हैं। 2019 को आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? खासकर से आप 73 सीटों पर जीते हैं और लोग तो ये कहेंगे कि योगी जी हैं तो परफॉर्मर है, 73 प्लस लेकर आए। हाँ, हम लोग भी इस लक्ष्य को लेकर चले हैं कि हम 73 प्लस नहीं, हम 80 प्लस करेंगे। 80 प्लस? हाँ। तो आप एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की? मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो सकता तब तक उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएं। आपको लग रहा है ऐसा? मैं मानता हूं। मतलब आपको कोई पॉलिटिकल इंडिकेशन मिला है या आपकी गट फीलिंग है? मेरा मानना है वे हो सकता है कहीं और सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे होंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि बसपा, सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन अगर बनता है तो ये कितना लंबा चल पाएगा? देखिए, ये उन लोगों से पूछा जाना चाहिए गठबंधन से कि गठबंधन का नेता कौन होगा। क्या समाजवादी पार्टी हाथी के ऊपर बैठना चाहेगी या हाथी को साइकिल के ऊपर बिठाना चाहेगी? नेता तो तय करें पहले। और मुझे लगता है कि यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि राजनीति सौतेबाजी का खेल नहीं है। राजनीति मूल्यों पर होती है, राजनीति सिद्धांतों पर होती है। राजनीति के लिए कुछ आदर्श चाहिए, वे कौन से हैं? राजनीति सत्ता प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं हो सकती है और इसलिए उनको अपना नेता तय करना पड़ेगा कि उसमें नेता कौन है। तो आपने तो सबसे ट्रिकी सवाल पूछ लिया, क्योंकि यही सवाल तो यक्ष प्रश्न है कि नेता कौन होगा। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से भी और मायावती जी से भी। आपको लगता है कि 1995 की बिटरनेस जो मायावती जी और मुलायम सिंह में थी गेस्ट हाउस कांड के बाद, जिसके आप खुद गवाह रहे हैं उस राजनीतिक दौर के, वो बिटरनेस अब खत्म हो गई है मजबूरी में? देखिए, कड़वापन देखिए, ये अक्सर होता है जब कोई उफान आता है तो हर प्रकार के जीव एक जगह इकट्ठे होकर के अपने वजूद को बचाने के लिए दिखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अस्थायी हो पाएगा प्रदेश के लिए या देश के लिए, क्योंकि जहां पर आपस में किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं, न मूल्यों में, न सिद्धांतों में, न आदर्शों में, जब कोई आदर्श ही नहीं, एक लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना, एन प्रकार सत्ता प्राप्त करना। और सत्ता किसके लिए? लोक कल्याण के लिए नहीं, सत्ता डेवलपमेंट के लिए नहीं, सत्ता प्रदेश के किसानों के हित के लिए नहीं या प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं, सत्ता केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। तो वहां पर ये बहुत अस्थायी नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। और प्रश्न यही पूछना चाहिए ना मीडिया को कि भाई आप एक बात बताइए, ये बात बाद में करना, पहले बताओ तुम लोगों के गठबंधन का नेता है कौन, किसके नेतृत्व में आप काम करेंगे, बोलिए इसमें। भाई आप तो दोनों लोग, लग रहा है आपने आग लगा दी आज। नहीं, आग मैंने नहीं लगाई है। ये आग तो उस दिन लग चुकी है जिस दिन दोनों लोग एक साथ मिलने को तैयार हो रहे हैं। और शिवपाल जी ने ठीक बात कही है कि गठबंधन का नेता अखिलेश यादव होंगे। बसपा का भी कोई नेता बोले, मुझे तो मुलायम सिंह जी के बयान का इंतजार है, वो क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है वो बोले कि मैं ही गठबंधन, दोनों लोग नेता हैं, मैं उनका महानेता हूं, तो मुलायम सिंह जी हो सकता है गठबंधन का नेता बन जाए। तो मायावती मान लेंगी क्या उनको? अरे भाई, अखिलेश अगर मायावती जी को मान रहा है तो मायावती जी को मुलायम सिंह को मानने में क्या दिक्कत आ रही? वो मान लेंगे मुलायम सिंह को। अब उन लोगों को पूछना चाहिए, वो लोग अगर मिल लेते हैं तो। फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? अभी राहुल गांधी और फिर मुलायम सिंह जी तय करेंगे। चलिए, योगी जी आपके बारे में बहुत सस्पेंस रहता है कि योगी जी पर्सनालिटी क्या है। मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पारिवारिक तौर पर भी जानता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पूरा देश जानना चाहता है कि योगी की शख्सियत क्या है, क्या करते हैं आप दिन भर, क्या खाते हैं, पहनते तो यही है, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और
मतलब आपकी बॉडी जो है, जो 25 साल पहले थी वही आज है, 1% भी बदलाव नहीं। नहीं, मैं तो मुझे भी कुछ टिप्स दे दीजिए। नहीं, मैं गोल मटोल होता जा रहा मैं है। यही सोच रहा था कि जब मैं आ रहा था तो मैं आपको यही पूछना चाहता था कि आपका वजन बढ़ रहा है, और मैं आपसे यही इसीलिए मैं बोलना छुप छुप के आ रहा था पीछे, मुझे लग रहा था ये सवाल दागने वाले हैं आप। नहीं, मैं यही आपसे बोलना चाहता था कि वजन थोड़ा न्यूज का बढ़ाइए, अपना स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप आ गए मंच पर, आज आप आ गए मंच पर, आप तो न्यूज का वजन तो वैसे ही बढ़ गया, क्यों भाई? ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आप आ गए हमारे मंच पे तो न्यूज का वजन तो बढ़ ही गया है। लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताइए योगी जी। देखिए, हम लोगों की अपनी एक नियमित दिनचर्या है, और उस नियमित दिनचर्या का हम पालन करते हैं, और मुझे लगता है कि 16, 17, 18 घंटे कार्य करने में भी व्यक्ति अगर नियमित दिनचर्या के अधीन है तो फिर कोई परेशानी नहीं। क्या खाते हैं आप? नहीं, सामान्य सात्विक भोजन लेता हूं, बिना प्याज लहसुन का लेता हूं, बहुत सादा लेता हूं। अब मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकता क्या पहनते हैं आप, नहीं, पहनते क्या है, ये तो सबको पता है। लेकिन आपका मठ में आना, आपका उत्तराधिकारी बनना और आपका मुख्यमंत्री बनना, क्या ये सफर आपने जिंदगी में कभी सोचा था? नहीं, मैं तो 1998 में जब सांसद बना तो 1999 में अपने गुरुजी से मैंने एक बात कही। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं अगला। तो उन्होंने कहा क्या डर गए क्या? मैंने कहा नहीं, डरा नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा देखो, जीवन में कभी प्लान मत करना, और जहां चुनौती आए वहां जरूर से जूझना, और यही जीवन है। मैं तब से जूझ रहा हूं, और इसलिए जूझते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और आगे भी कहीं चुनौती दिखेगी तो जूझने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो आप मानते हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? हाँ, एकदम। तो चलिए मैं आखिरी अटल जी की कुछ लाइनें सुनाता हूं आपको और उसको खत्म करता हूं। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। एकदम। तो ये बिल्कुल हर आदमी की स्पिरिट होना चाहिए, और यहीं पर हम इस बातचीत के सिलसिले को थोड़ा विराम देते हैं, और जो हमारे असली हीरोज हैं, जो पुलिस सेवा से हैं, यूपी पुलिस के हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए। शेरन, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया आपका दीपक जी। और अब वक्त